नमस्कार छात्रों, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के चरणों को पढ़ रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम के चरणों से संबंधित मैंने अभी तक 7 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो मैं छात्रों से चाहूँगा कि वो लगातार सारी वीडियो को देखते हुए अपने इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें कि भारत में कौन कौन से कार्य किए गए थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में और उनसे किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि हम पिछले क्लास की बात करें तो मैंने बताया था कि अली बंधुओं के द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, जो अपने धर्म गुरु खलीफा के समर्थन में किया गया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब इंग्लैंड ने तुर्की के साथ सेबरल की संधि की, तो इस सेबरल की संधि में वहाँ का जो नया सुल्तान था, वहाँ का नया खलीफा था, उसने स्वयं को दुनिया के मुसलमानों के लिए खलीफा पद से अपने आप को अलग कर लिया और स्वयं उसने कह दिया कि अब मुझे खलीफा की तरह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ एक सुल्तान के तौर पर काम करना चाहता हूँ। और यही नहीं, उसने तुर्की के विभाजन को भी स्वीकार कर लिया। तो जून 1920 आते आते यह खिलाफत आंदोलन बिना किसी परिणाम के स्वतः समाप्त हो जाता है। और जब ये समाप्त हो जाता है तो ये दोनों अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, वही गुरु जिन्होंने खिलाफत आंदोलन में एक नई दिशा देने का प्रयास किया था, और वह गुरु थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के पास दोनों अली बंधु पहुंचते हैं और अली बंधु पहुंचकर महात्मा गांधी से एक ही बात बोलते, गुरु आपने जो कहा वो हमने किया, लेकिन ये खिलाफत आंदोलन बिना किसी परिणाम के ही समाप्त हो गया। तब गांधी यहाँ अली बंधुओं से कहते हैं कि एक आंदोलन के समाप्त होने से उस प्रकार की निराशा नहीं होनी चाहिए जैसी निराशा आपके मन के अंदर दिख रही है। मुझे लगता है कि अगर एक आंदोलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया तो अब आपको इन अंग्रेज़ों के खिलाफ एक दूसरा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए, और तब तक यह अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष आपको जारी रखना है जब तक कि आपको यह न लगे कि मेरे धर्म गुरु के ऊपर जो अपमानजनक व्यवहार इंग्लैंड के द्वारा किया गया, उस अपमान का हम लोगों ने बदला ले लिया है। इस प्रकार से महात्मा गांधी के कहने पर ये दोनों अली बंधु भारत में एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हैं और उस आंदोलन का नाम रखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने वाले थे अली बंधु। इन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर एक दूसरे प्रकार के आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही, असहयोग आंदोलन। और इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को उन्होंने कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में बुलाया गया था, और ये 1920 की बात है। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के सामने ये दोनों जाकर प्रस्ताव रखते हैं कांग्रेस कमेटी के सामने कि हम ये चाहते हैं कि भारत में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए, और मेरे नज़र में अगर हम असहयोग आंदोलन को शुरू करते हैं तो इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इस प्रकार से लाला जी को असहयोग आंदोलन की रूपरेखा और अली बंधुओं के द्वारा कही गई बातें पसंद आती हैं। वह अली बंधुओं के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे असहयोग आंदोलन को समर्थन देने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस आपको ये समर्थन दे सकती है, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि आप दोनों ने इससे पहले एक आंदोलन किया था, खिलाफत आंदोलन, और ये खिलाफत आंदोलन बिना किसी परिणाम के ही समाप्त हो गया था। तो मुझे लगता है कि आपके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन जो किया गया था उसमें आपको असफलता लगी थी, और यही असफलता अगर असहयोग आंदोलन में लगती है तो यह देश के लिए सही नहीं होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भी आप ही करें, और यदि आपके नज़र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई बेहतर व्यक्ति है तो मुझे बताया जाए, मैं आपके असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से सहमत हूँ। इस प्रकार से अली बंधु कांग्रेस कमेटी के सामने प्रस्ताव रखते हैं महात्मा गांधी के बारे में
कि हमारे गुरु इस काम में परफेक्ट हैं, उन्हीं को क्यों ना असहयोग आंदोलन का नेतृत्व सौंप दिया जाए। इस प्रकार से लाला लाजपत राय के द्वारा असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, जब यह तय किया जाता है कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी करेंगे। और महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो गांधी जी बोलते हैं कि मैं जब ये आंदोलन चलाऊंगा तो इसकी रूपरेखा मैं दो तरह से तैयार करूंगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को दो तरीके से तैयार किया था, और जो दो तरीके से तैयार किया था उसमें एक था सकारात्मक और दूसरा था नकारात्मक। तो ये दो तरह से प्रस्ताव तैयार किए थे असहयोग आंदोलन को चलाने को लेकर, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक में इन्होंने कौन सी बातों को तय किया, तो गांधी जी सबसे पहले बोलते हैं कि 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनाई जाए। और इन्होंने यह प्रस्ताव इसलिए दिया कि अगर 300 सदस्यों की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी बनाई जाती है जो देश के अलग अलग हिस्सों में बनाई जाएगी, तो इससे देश के सारी जगह को एक साथ जोड़ने में हमको मदद मिलेगी और देश के कोने कोने से हमको असहयोग आंदोलन की गति के बारे में जानकारी मिलेगा। तो एक प्रस्ताव इन्होंने सकारात्मक ये रखा। दूसरा प्रस्ताव गांधी जी ने ये रखा, भारत के सभी वयस्क कांग्रेस के सदस्य बनाए जाएं। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव इनका गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी इस बात को जानते थे कि युवा वर्ग के लोग अगर असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ आते हैं, तो असहयोग आंदोलन के सफल होने की संभावनाएं सबसे अधिक होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि पूरे भारत के युवा वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाया जाए। इसी प्रस्ताव में गांधी जी एक और बात रखते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस सदस्य बनने के लिए, कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए शुल्क 4 आना कर दिया जाए। चूंकि महात्मा गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि देश के अधिकांश लोग जो गांव में रहते हैं उनके पास आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, और इस आर्थिक स्थिति में अगर सदस्यता शुल्क अधिक रहेगा तो अधिक से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, और आंदोलन तभी सफल होगा जब कांग्रेस पार्टी में काफ़ी अधिक संख्या में कार्यकर्ता हो। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनने का सदस्यता शुल्क घटाकर 4 आना कर दिया जाता है। इसी में एक और प्रस्ताव रखा जाता है कि हिंदी भाषा को व्यापक बनाया जाए। तो इसका मतलब गांधी जी यहाँ पर ये सोच रहे थे कि हिंदी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक भाषा है। अगर इस हिंदी भाषा को हम प्रसारित करेंगे तो अधिक से अधिक लोग जो हैं हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग आपस में मिलेंगे और उससे जो है एक दूसरे के बीच संवाद बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा, जिससे असहयोग आंदोलन के सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसके बाद इसी गांधी जी के द्वारा एक और प्रस्ताव दिया जाता है हिंदू मुस्लिम एकता पर। गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि असहयोग आंदोलन को सफल करना है तो हमें हिंदुओं के साथ मुस्लिमों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक दोनों वर्ग के लोग एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक असहयोग आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। और हिंदू मुस्लिम एकता की इसी बात को लेकर आर्य समाज के जाने माने स्वामी श्रद्धानंद जी को दिल्ली के जामा मस्जिद से संबोधन करने को दिया जाता है। ठीक उसी समय पंजाब के सिखों के द्वारा सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबी दे दी जाती है। तो यह हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने का एक प्रयास किया गया। इसमें ये कहा गया कि हम हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं हैं, एक साथ मिलकर दोनों लोग हम इस स्वतंत्रता संग्राम में
अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, और जब अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे तो हमारी जो रणनीतियाँ होगी उस आधार पर असहयोग आंदोलन के सफल होने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाएगी। अब देखिए, नकारात्मक पक्ष में महात्मा गांधी कौन सा प्रस्ताव रखते हैं? सरकारी पद और उपाधि का त्याग। इन्होंने कहा कि यदि हमको असहयोग आंदोलन के दौरान हराना है तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अंग्रेज हमारे देश में शासन करते हैं, हम उनके जनप्रतिनिधि बनकर हम उनके कार्यों में सहयोग देकर उनको ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से केंद्रीय असेंबली में, राज्य असेंबली में कोई भी हमारे यहाँ का व्यक्ति उनको सहयोग प्रदान नहीं करेगा, हम उसके सदस्य नहीं बनेंगे और न ही किसी प्रकार से अंग्रेज़ों की कोई उपाधि लेंगे। तो एक प्रकार से असहयोग की बात यहाँ से कही गई। दूसरी बात महात्मा गांधी जी ने रख दिया कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया जाएगा। पाश्चात्य शिक्षा का विरोध अर्थात हमारे देश के जो बच्चे होंगे वह अंग्रेजी विद्यालयों में नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए हम भारत में ही काशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ जैसे संस्थानों को खोलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे और देश का विकास करेंगे। इन क्षेत्रों से अगर हम उनके इनकम को रोकने में सफल होते हैं तो असहयोग आंदोलन अपने आप सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर गांधी जी ने एक बहुत अच्छी स्थिति को सामने रख दिया। मैं बता दूं कि पूरे पश्चिम बंगाल में उसी वक्त 8000 स्कूल खोले गए थे जो पूरी तरह से स्वदेशी शिक्षा प्रणाली पर आधारित थे। ठीक गांधी जी ने यह भी कह दिया कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के तहत अंग्रेज़ों के जो भी कारखाने देश के अंदर खुले हुए थे और जो भी उनके प्रोडक्ट देश के अंदर बन रहे थे उन सारे प्रोडक्ट को लेने से साफ भारतीयों को मना किया गया। कहा गया कि आप जो है भारत के चीज़ों का इस्तेमाल करें, यदि आप भारत के चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह से पैसा अंग्रेज़ों के पास नहीं जाएगा और इससे हमारा असहयोग आंदोलन काफ़ी सफल रहेगा। इस प्रकार से एक एक करके इनके सकारात्मक और नकारात्मक कुछ इस प्रकार से इन्होंने प्लान तैयार किया कि इस प्लान के चलते अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान होना शुरू हो गया। इसी असहयोग आंदोलन को एक नई गति देने के लिए मार्च 1921 में तिलक स्वदेशी फंड की स्थापना हुई थी। तिलक स्वदेशी फंड की स्थापना होती है और तिलक स्वदेशी फंड में 1 करोड़ रुपया एकत्रित किया जाता है जिससे असहयोग आंदोलन को तेज़ गति से भारत में बढ़ाया जा सके। हम आपको बता दें कि इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त को ही कर दी गई थी। 1 अगस्त 1920 को किया गया था, लेकिन 1 अगस्त को इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इस असहयोग आंदोलन को वास्तविक रूप से देखा जाए तो वास्तविक रूप से इसे 2 अगस्त को शुरू किया गया, क्योंकि 1 अगस्त को भारत के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, देश के जाने माने नेता बाल गंगाधर तिलक का 1 अगस्त 1920 को निधन हो गया, जिसके चलते असहयोग आंदोलन शुरू तो हुआ लेकिन वास्तविक रूप से शुरुआत कब हुई थी? 2 अगस्त 1920 ईस्वी को। और जब सितंबर 1920 में कांग्रेस पार्टी का विशेष अधिवेशन होता है जहां पर लाला लाजपत राय जी उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, वहां पर इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, तो स्वीकार किया गया था, लेकिन इसको फाइनली पुष्टि कब दिया गया, इसको पारित कब किया गया? तो इसको पारित किया गया था कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन 1920 में, जो अधिवेशन हुआ था नागपुर में। और कांग्रेस पार्टी के इस नागपुर अधिवेशन में वी राघवाचारी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और वी राघवाचारी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था और यहाँ से असहयोग आंदोलन को एक नई गति मिल जाती है। तो ये 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये पारित किया गया था, जबकि 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जो विशेष कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी किए थे, इसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। तो उसको स्वीकार किया गया और यहाँ पर आकर इसे पारित कर दिया गया था। इसी मार्च 1921 में जब गांधी जी
मदुरई में जाकर एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहाँ पर इस असहयोग के बारे में कुछ भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हमें खादी के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, देसी कपड़ों का प्रयोग करेंगे, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, उनकी होली जलाएंगे। उसी सभा में किसी एक व्यक्ति ने गांधी जी के इस खादी वस्त्र पर एक सवाल खड़ा कर दिया और उसने कहा कि जितना खादी के वस्त्र का दाम पड़ता है एक वस्त्र को खरीदने के लिए, उतने रुपए में तो हम विदेशी कपड़े कम से कम 5 खरीद पाएंगे। तब यहाँ पर गांधी जी उस व्यक्ति को समझाते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि इतना अधिक रुपए खर्च करने की आवश्यकता है और न ही खादी उतना महंगा है। आपके तन को ढकने के लिए जितना कपड़े की आवश्यकता हो, यदि उतना कपड़ा आपको मिल जाता है तो वही हमारे देश के लिए भाग्य माना जाएगा। अपना कुर्ता हमेशा हमेशा के लिए उतार दिया था और यहीं से वो एक लंगोटी पहनकर पूरा जीवन स्वतंत्रता के संग्राम की लड़ाई को लड़ते हैं। तो यहाँ से सिर्फ जो है एक साधारण कपड़े पर वह अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाए थे। इसके बाद से उन्होंने अधिक कपड़े पहनने को हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया था। अब इसके बाद थोड़ा सा बातों को ध्यान से सुनिएगा। कांग्रेस पार्टी का जो अगला अधिवेशन होता है दिसंबर 1921 में, और ये दिसंबर 1921 में कांग्रेस पार्टी का जो बैठक हुआ था वह बैठक हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी की जब बैठक हुई तो कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में 1921 वाली बैठक में यहाँ पर महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से यह बात पूछते हैं कि असहयोग आंदोलन देश के कोने कोने में किस प्रकार से चल रहा है। तब यहाँ पर गांधी जी को यह बात कहा जाता है कि असहयोग आंदोलन काफ़ी दिशा और गति के साथ चल रहा है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है और अंग्रेज़ों को काफ़ी लॉस हम लोग देने में सफल हुए। इस प्रकार से महात्मा गांधी जब इस बात को सुनते हैं कि काफ़ी अच्छा रहता है तो गांधी जी यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं, असहयोग आंदोलन में बहुत अच्छा की उम्मीद है, यानी कि बहुत अच्छा होना चाहिए। और जब ये बहुत अच्छा वाली बात करते हैं तो यहाँ से थोड़ा भारत के क्रांतिकारी इस असहयोग आंदोलन को सफल कराने के लिए हिंसा का रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो एक तरफ महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को अहिंसा के बल पर चलाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन में उनको सिर्फ अच्छा रिजल्ट नहीं चाहिए बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो वह आंदोलन की गति को तेज़ करने की बात करते हैं और आंदोलन की गति को तेज़ करने के लिए भारतीय क्रांतिकारी उस समय हिंसा के रास्ते को भी अख्तियार कर लेते हैं। इसी 1921 में केरल के मालाबार तट पर, केरल में है मालाबार तट, तो इस केरल के मालाबार वाले भाग में मोपला विद्रोह होता है और ये मोपला विद्रोह हिंदू जागीरदारों और मुस्लिम किसानों के बीच में हुआ था और ये विद्रोह आपस में एक सांप्रदायिक रंग का रूप लेता है जहां पर हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे होते हैं। और इस दंगों के बाद से ही भारत में हम ये कह सकते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में कई दंगे हुए थे और ये दंगे मुंबई में सबसे अधिक चर्चा का विषय बन गया था। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल के मालाबार वाले भाग में और इसी मोपला विद्रोह के समय इस असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता में थोड़ी सी कमी दिखाई दी थी जब दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रीडिंग से इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यदि असहयोग आंदोलन की उनकी बातों को नहीं सुना गया तो महात्मा गांधी इस असहयोग आंदोलन को सफल कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इस प्रकार से उन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया और कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आपके तरफ से सकारात्मक संदेश चाहिए। लेकिन गांधी जी को ही पता था कि अंग्रेज सकारात्मक संदेश हमको कुछ भी देने वाले नहीं है, इसीलिए यहाँ से यह बारदोली चले गए थे। बारदोली चले गए थे और बारदोली जब वो थे उसी समय इस असहयोग आंदोलन के दौरान एक ऐसी हिंसा घटित होती है देश के अंदर जिस हिंसा के चलते भारत के असहयोग आंदोलन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और वह हिंसा था चौरी चौरा कांड। तो हम आपको बता दें कि चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान ही एक घटना घटित हुआ था। ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में है। इसी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा स्टेशन के पास स्थित एक जेल खाने में
भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा 22 अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को, जिसमें एक सुपरिटेंडेंट भी थे, उनको जिंदा जला दिया गया था। इस घटना के चलते अंग्रेज भारतीयों से और रुष्ट हो जाते हैं और इस घटना के लिए पूरी तरह से वह जवाबदेह बनाते हैं महात्मा गांधी को। इस महात्मा गांधी को जिन्होंने यह कहा था कि मेरे असहयोग आंदोलन के दौरान देश में कहीं भी कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड की घटना होती है, तो इस चौरी चौरा कांड की घटना के बाद महात्मा गांधी के ऊपर एक दबाव पड़ता है और महात्मा गांधी इस बारदोली से ही 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं। तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के चलते बंद कर दिया गया था, जबकि ये आंदोलन काफ़ी सफल तरीके से आगे बढ़ रहा था। अचानक महात्मा गांधी के इस फैसले से कांग्रेस पार्टी के लोग स्तब्ध रह गए थे और महात्मा गांधी के इस फैसले का काफ़ी विरोध किया गया और सबसे अधिक विरोध करने वाले थे पंडित मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। पंडित मोतीलाल नेहरू ने साफ शब्दों में कह दिया कि यदि कन्याकुमारी के किसी एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं होता है तो इसकी सज़ा हिमालय के किसी गांव को नहीं मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि देश में असहयोग आंदोलन का बंद होना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और गांधी की यह मूर्खता का परिणाम है, क्योंकि देश में जनता का उत्साह जिस समय चरम पर था, उस समय असहयोग आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। लेकिन महात्मा गांधी इन सब बातों से विचलित होने वाले नहीं थे। महात्मा गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि असहयोग आंदोलन को हिंसा से बचाने के लिए मैं किसी भी प्रकार की यातना को, किसी भी प्रकार का बहिष्कार को, किसी भी प्रकार के शोषण को सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी भी हालत में असहयोग आंदोलन को हिंसा का रूप लेने नहीं दूंगा। और जब गांधी जी असहयोग आंदोलन को समाप्त करते हैं तो अंग्रेज गांधी जी के ऊपर कई प्रकार के सवाल खड़े करते हैं और अंग्रेज गांधी जी से कहते हैं कि आपने कहा था कि जब तक असहयोग आंदोलन चलेगा, हमारे असहयोग आंदोलन के दौरान देश में कहीं हिंसा नहीं होगी, लेकिन अगर आपके असहयोग आंदोलन के दौरान ही हिंसा घटित हुई है तो यह आपकी एक सोची समझी साजिश है। आपने अंग्रेज़ों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है और जानबूझकर आपने राष्ट्रीय विचारधारा के नेताओं को, जो क्रांतिकारी विचारधाराओं को रखते हैं, वैसे लोगों को आपने उकसाया ताकि इस प्रकार की घटनाओं को घटित होने दिया जाए। और मुझे लगता है कि आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के बदला को पूरा करने के लिए आपने एक नया प्लान तैयार किया था। इस प्रकार से महात्मा गांधी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और आरोप लगाते हुए 10 मार्च 1922 को जब न्यायाधीश ब्रूमफील्ड के सामने महात्मा गांधी को पेश किया जाता है, ब्रूमफील्ड, तो ब्रूमफील्ड महात्मा गांधी से साफ शब्दों में कहता है कि आपने देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है, सरकार के साथ आपने गद्दारी की काम किया है, इसलिए आपको सज़ा मिलेगी। तो महात्मा गांधी यहाँ पर साफ शब्दों में कहते हैं कि मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने जो कार्य किया है उसमें मुझे किसी भी प्रकार से सज़ा से बचने का कोई उपाय नहीं है और मैं अधिकतम सज़ा को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तब यहाँ पर ब्रूमफील्ड महात्मा गांधी की इन बातों को सुनकर कहता है कि मुझे आपके खिलाफ निर्णय देने में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप भारत के उन व्यक्तियों में से शामिल हैं जिसमें आपके विचारधारा से सहमत नहीं होने वाले भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी आपको आदर्श पथ पर चलने वाला संत मानते हैं, लेकिन चूंकि आपने अपराध किया है इसलिए आपको इस अपराध के लिए सज़ा मिलेगी। और ब्रूमफील्ड के द्वारा महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सज़ा दे दी जाती है। 6 वर्ष की सज़ा दी जाती है और इनको साबरमती के जेल में भेज दिया जाता है, लेकिन 2 दिन बाद ही इनको पुणे के यरवदा जेल में भेज दिया जाता है, यरवदा जेल में भेज दिया जाता है। परंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते इनको 5 फरवरी 1924 में ही रिहा कर दिया गया था। ब्रूमफील्ड ने स्वयं इस बात को भी कहा था कि मेरे द्वारा आपको 6 वर्ष की सज़ा दी जा रही है, लेकिन सरकार यदि आपकी सज़ा को कम कर देती है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी,
क्योंकि आप सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता नहीं हैं, बल्कि आप भारतीय जनता, भारतीय आवाम की एक आवाज़ बनकर देश में काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति थी महात्मा गांधी के उस समय। लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के चलते कांग्रेस पार्टी के दो नेता काफ़ी नाराज थे और दोनों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जैसे विचारधारा के लोग यदि पार्टी के अंदर रहते हैं तो फिर पार्टी में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि अंग्रेज़ बार बार गलती करते हैं तो उनके अपराधों को माफ़ किया जाता है। रॉल एक्ट नियम लाया गया, खिलाफत में भारतीय मुसलमानों को टारगेट किया गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया गया। कुछ इस प्रकार से घटनाएं हुई जिस घटनाओं के चलते अंग्रेज़ों को दोषी माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपने आप को कभी दोषी नहीं माना, बल्कि अपने आप को पुरस्कृत भी किया। तो यदि अंग्रेज़ अपनी विचारधारा में गलत चीज़ों को ही सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर एक गलतियों के चलते इतने बड़े असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया तो इसका मतलब है कि गांधी सिर्फ अपने प्रभाव में ही कांग्रेस को रखना चाहते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता को हमेशा हमेशा के लिए त्याग करता हूँ। कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के वापस लेने कांग्रेस पार्टी के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया था? इस बात को जानने के लिए आप हमारे अगले क्लास के साथ बने रहिए। धन्यवाद।